हेलो स्टूडेंट्स, समर डिजिटल ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। तो आपको पता है कि अगर किसी भी फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना होता है, दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, यानी दो चीज़ें या दो कंडीशन चेक करनी होती हैं। पहली तो होती है नेसेसरी कंडीशन और दूसरी होती है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में बेसिकली हम करते क्या है, नेसेसरी कंडीशन में हम सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कॉची रीमान समीकरण को यानी कॉची रीमान इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन। जब आपके पास कोई भी फंक्शन सीआर इक्वेशन यानी कॉची रीमान समीकरण को कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद हम जाते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन अगर एवरीवेयर यानी हर जगह क्या क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी उस फंक्शन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके डोमेन पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है, उस डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो समझ, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ होता, सॉरी, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होता है और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो आपको बेसिकली दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहली तो आपको सब सी आर यानी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है और दूसरा आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। जब ये दोनों चीज़ प्रूफ हो जाती है, यानी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम कहेंगे कि कोई भी जो डिफरेंशियल सॉरी कोई भी हमारे पास जो फंक्शन होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वह फंक्शन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है सी आर इक्वेशन यानी कॉशी रीमान इक्वेशन। यानी आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, आपको पता है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उस चीज को, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, तो अगर आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, तब हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है आपके पास, वो कॉशी रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये होती है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी होती है। अगर ये कंडीशन चेक हो जाती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम आगे बात करते हैं, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम आगे बात नहीं करेंगे, यानी हम यहीं पे कह देंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई द कॉशी रीमान इक्वेशन, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नेवर बिकम ए एनालिटिक फंक्शन। यानी अगर कोई भी फंक्शन आपके पास सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी आपके पास एनालिटिक नहीं बन सकता। इसके बाद जो आती है हमारे पास, आती है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, अगर वो फंक्शन कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, या इस तरीके से कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यू एक्स यू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई, यानी उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक बोलते हैं। तो इस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं और इसका प्रूफ भी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम थ्योरम है लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, we define we defined in a domain D, in a domain D, then
then fz is analytic in D if uxy and vxy have continuous partial derivative and satisfy the Cauchy-Riemann equation del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x। यानी वो ये कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट को समझिए पहले कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, वी डिफाइन इन ए डोमेन डी, यानी किसी डोमेन डी में एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसने, वो फंक्शन है ये। देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी, यानी उसने कहा है कि एफ जेड क्या है इस डी में, जहां पे फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइन कर रखा है उस डी में क्या है, एनालिटिक है। इफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, यानी उसने कहा है कि ये एनालिटिक तब होगा जब आपके पास यू एक्स वाई और वी एक्स वाई, यानी यू और वी जो फंक्शन है आपके पास वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए। यानी पार्शियल डेरिवेटिव यानी यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और वो क्या होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए और सी आर इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये कहा गया है कि वो फंक्शन सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वो फंक्शन क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एनालिटिक है। तो हमें ये दिखाना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा यानी एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले हम वो चीज लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जो हमें दी हुई है, जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। गिवन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये दिया हुआ है फंक्शन हमें। एंड एफ जेड इज satisfy the Cauchy-Riemann equation, ये क्या कर रहा है, कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ये सारी की सारी चीज हमें क्या है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी प्रूव दैट यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई हैव continuous partial डेरिवेटिव, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, यानी दैट इज हमें प्रूफ करना है कि डेल यू, यानी हमें प्रूफ करना है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर एग्जिस्ट, ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक टेलर थ्योरम सीरीज, एक टेलर सीरीज में एक थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसका स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्रूफ हमें यहाँ पे काम में नहीं लेना है। मैं सिर्फ यहाँ पे उसका स्टेटमेंट ले रहा हूँ क्योंकि उसका स्टेटमेंट हमें यहाँ पे काम आएगा। देखिए वाई द
वाई द टेलर सीरीज थ्योरम। टेलर सीरीज थ्योरम से क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच डेल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। ये होता है हमारे पास। ये किसके लिए होता है, जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, रियल वैल्यूड हो। जब हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो उसमें जो टेलर सीरीज थ्योरम लगती है वो इस तरीके से लगती है। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। साथ ही हमें क्या गिवन है, गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक। ये भी उसने दे रखा है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक है आपके पास। और हमें पता है कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। दैट इज एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां से हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। एफ जेड आपको क्या दे रखा है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। ये आपको क्या दे रखा है, एफ जेड दे रखा है। तो यहाँ से z प्लस डेल्टा जेड क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है z क्या होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई। डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और z प्लस डेल्टा z क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस डेल्टा x कॉमा आई वाई प्लस डेल्टा वाई। ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जहाँ पे x आया है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, x प्लस डेल्टा जेड। और जहाँ पे y आया है वहाँ पे क्या रख देंगे, y प्लस डेल्टा वाई। तो यानी u x प्लस डेल्टा x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी, x की जगह x प्लस डेल्टा x और y की जगह y प्लस डेल्टा वाई। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दें, एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दें। और नीचे डेल्टा जेड क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो रखिए यहाँ पे, तो आपके पास एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आई, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी आयोटा लगा के प्लस का आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ जेड की वैल्यू क्या थी, यू एक्स कोमा वाई प्लस था तो ये माइनस की वजह से माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे इसको मैं अलग अलग ले लूँ इस तरीके से, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, इसको इसके साथ ले लें यू एक्स कॉमा वाई प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं किसकी, यू एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो मैंने अभी आपको एक थ्योरम बताई थी टेलर सीरीज थ्योरम, वो क्या थी, एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड सो ऑन। ये होता है। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पे देखिए ये किसका काम कर रहा है, एच का, और ये किसका काम कर रहा है, के का।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें इस सीरीज के तरह, तो यू एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एफ था, यहाँ पे फंक्शन यू है, तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल एफ की जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स, और के की जगह किसका काम कर रहा है, डेल वाई का, तो डेल वाई डेल एफ अपॉन सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई। दो तक लेंगे, इसके आगे का हम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आ जाएगा आपके पास, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकली आपके पास, यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस क्या था आपके पास, यू एक्स कॉमा वाई, ये तो हो गई यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमने ये रख दी, और माइनस में देखिए यू माइनस का क्या था हमारे पास, यू एक्स वाई, ये एज इट इज आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू रख ली है, प्लस आयोटा लगा के वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स कॉमा वाई प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, और माइनस क्या चल रहा है, वी एक्स वाई, ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा था आपके पास, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये चल रहा है। अब देखिए यू एक्स वाई से यू एक्स वाई कट जाएगा, इसी तरह वी एक्स वाई से वी एक्स वाई कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये बचेगा आपके पास डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे बनेगा प्लस का नहीं आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया, प्लस का आयोटा डेल्टा एक्स, आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये तो जीरो ही हो गया, तो ये खत्म हो गया यहाँ से, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पूरा सॉल्यूशन कर दिया, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखिए यहां से एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, अब देखिए यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ओके। अब देखिए हमने कहा है कि ये फंक्शन आपको गिवन क्या था, गिवन ये भी था कि ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसकी इक्वल है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। उसने कहा है खुद ने कि ये फंक्शन क्या है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यू और वी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह क्या रख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। अब देखिए यहां से और यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू एक सेकेंड रुकिएगा, आयोटा बी था, आयोटा मैंने बाहर ले लिया दोनों में से, ये आ गया, चलिए ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन लोगे तो यहां से क्या बनेगा, डेल एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा डेल वाई। इसी तरह यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास
कहीं प्लस माइनस का प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कहाँ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये भी ठीक है। अब आयोटा का मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये हो जाएगा दिस। ओके, आयोटा डेल वाई। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। जब डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन लोगे तो अपॉन में क्या बनेगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। दोनों में अलग अलग डिवाइड करोगे तो एफ डैश जेड क्या बनेगा आपके पास, एफ डैश जेड बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, और ये क्या बन जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा कॉमन ले लो, एक काम करो ऐसे मत करो, शॉर्ट मत करो, और इसमें करते हैं। एक काम करो, यहाँ पे आप ये जो लिखा है ना आपने, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो इन दोनों में से, सॉरी इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो क्या बचेगा देखो, डेल एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन आयोटा डेल वाई, ये बनेगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आयोटा का ऊपर और आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर तो आयोटा बनेगा और नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो उससे क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आया, एफ डैश जेड एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि आयोटा का ऊपर और नीचे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब आप दोनों का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इन दोनों का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह की इक्वेशन हमारे पास मिल गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का डिवाइड कर दें, तो एफ डैश जेड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा सॉरी डेल यू अपॉन डेल इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश जेड क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स और वी वाई क्या है, यानी इसका मतलब आप लिख सकते हो कि एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स, सॉरी आयोटा और आएगा, प्लस आयोटा वी एक्स। यानी आपने दिखा दिया कि यू एक्स और वी एक्स क्या हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। उसने कहा हुआ है कि फंक्शन क्या है आपके पास, एनालिटिक है, यानी अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये चीज़ क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, यानी एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह सिमिलरली एफ डैश जेड इक्वल टू यू वाई माइनस का आयोटा वी वाई, सिमिलरली लिख सकते हैं हम इसके लिए भी, y के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यू वाई और वी वाई भी क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कॉन्टिन्यूस एंड एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, ये थ्योरम हमें प्रूव करनी थी इस तरीके से, यानी हमें दिखाना था कि एफ डैश जेड क्या होगा, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और एफ जेड वाई सिमिलरली यू वाई माइनस आयोटा वी वाई। क्यों, क्योंकि हमें उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, एनालिटिक है। यानी हमें पता है कि फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर इधर राइट हैंड साइड या अगर लेफ्ट हैंड साइड चीज़ अगर डिफरेंशिएबल है तो, और दूसरी चीज़ इक्वल है, तो इसका मतलब ये चीज़ को भी क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी और एग्जिस्ट भी करता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये होती है इसकी सफिशिएंट कंडीशन। तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया
जाए और आपसे कहा जाए कि आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको CR इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, यानी कॉशी रीमान इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई फंक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। इफ इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं होती है, या दोनों में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है, दोनों की दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं, तो हम कहेंगे दैट फंक्शन इज नेवर बिकम ए एनालिटिक फंक्शन। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, एनालिटिक के लिए दो चीज़ें ज़रूरत हैं, जैसे इंसान के लिए पानी और ऑक्सीजन ज़रूरत है, उसलिए एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है और डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज़ को पूरा समझने को कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, नेसेसरी कंडीशन को और सफिशिएंट कंडीशन को किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू mod xy satisfy the Cauchy Riemann equation at the origin but is not analytic at the point। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें ये दिखाना है कि ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, x और y मॉड में, यानी उसने कहा है सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये फंक्शन कॉशी रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमें ये देख ओरिजिन पे, कहाँ पे, ओरिजिन पे चेक करना है कि ओरिजिन पे ये जो फंक्शन है कॉशी रीमान इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई भी फंक्शन CR इक्वेशन यानी कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फिर भी अगर एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम हुई होगी। अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और तब भी अगर वो एनालिटिक नहीं है, तो हमको पता है कि वहाँ कहाँ पे कौन सी कंडीशन फेल हो गई, उसकी डिफरेंशियबिलिटी वाली। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉशी रीमान इक्वेशन ओरिजिन पे। तो हमें पता है u x y यहाँ पे क्या है, रूट x कॉमा y, और v x y क्या है यहाँ पे 0। तो डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे हम, तो डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने ओरिजिन पे पूछा है। तो u इसका फॉर्मूला होता है माइनस u 0,0 अपॉन x। जब आप यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, जब u में x की जगह u x, 0 कितना हो जाएगा, x की जगह x रखना है, y की जगह 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन x कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 u 0, y माइनस u 0,0 अपॉन y, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 v x, 0 माइनस v 0 अपॉन x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 अपॉन x यानी 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 v 0, y माइनस v 0,0 अपॉन y, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0। अब v तो आपके पास ऑलरेडी 0 है, ये तो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि CR इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x
इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 0, दोनों बराबर हो गई। डेल यू अपॉन डेल वाई की 0 यहाँ पे कितनी है 0 और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, दोनों बराबर हो गई। तो इसका मतलब हैंस एफ जेड इज satisfy the Cauchy-Riemann इक्वेशन। सेटिस्फाई द कॉशी रीमान इक्वेशन, यानी एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने दिखा दिया कि ओरिजिन पे ये जो फंक्शन है ये सी आर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी हम क्या चेक करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। किस पे, ओरिजिन पे। किस पे चेक करनी है, ओरिजिन पे। तो देखिए किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए पॉइंट एफ डैश जेड, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, यही होता है फॉर्मूला में लिख दूँ तो डेट टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस जेड नॉट, ये होता है। ठीक है, अब हमें किस पे चेक करना है, ओरिजिन पे, यानी जेड नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो जेड टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, ये हो जाएगा। एफ जेड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एफ जेड की वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट मॉड में एक्स वाई, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड में एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करूँगा, देखो z अगर टेन टू कहाँ कर रहा है 0 पे, तो इसका मतलब x भी 0 पे जाएगा और y भी 0 पे जाएगा, क्योंकि आपके पास z फंक्शन क्या होता है, x z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। तो वो ये कह रहा है कि z कहाँ पे टेंड कर रहा है 0 पे, अगर ये 0 पे टेंड कर रहा है तो इसको भी कहाँ पे टेंड करना पड़ेगा 0 पे, और इसको भी कहाँ पे टेंड करना पड़ेगा 0 पे। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x कॉमा वाई टेंड टू 0 कॉमा 0, यानी x भी कहाँ पे जा रहा है 0 पे और y भी कहाँ पे जा रहा है 0 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट निकालना आता होगा, टू वेरिएबल की लिमिट निकालना हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, आपको आता होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि अगर मैं y बराबर mx पाथ लूँ, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू mx रखूँ तो f डैश z क्या हो जाएगा, लिमिट x कॉमा वाई टेंड टू 0 कॉमा 0 रूट मॉड x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेन टू 0 कॉमा 0, यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये रूट एम एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा एम। अब देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेन टू 0 कॉमा 0, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर से तो बाहर क्या निकलेगा x m अपॉन x 1 प्लस आयोटा m, x से x कैंसिल, तो आपके पास जो लिमिट आई वो क्या आई इसकी, जब आप x y 0 रखोगे तो क्या मिलेगा m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। अब आपको पता है कि इसकी लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी क्या है आपके पास, लिमिट इसकी लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, m पे, और m क्या होता है हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं लाइन में, वो होता है। यानी जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे इस m की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे f डैश z की भी वैल्यू चेंज होगी। मान के चलो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं y बराबर 2x ले रहा हूँ, सर मैं y बराबर 2x ले रहा हूँ, तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। किसी स्टूडेंट ने कहा सर मैं y बराबर 4x ले रहा हूँ, तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसी तरह किसी ने कहा सर मैं y इक्वल टू
15x ले रहा हूँ तो उसके लिए m की वैल्यू हो जाएगी 15। अब आप देख रहे हो 2 पे इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, 4 पे इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, 15 पे इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, क्योंकि ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट किसी तरह से ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश जेड की क्या मिलेगी, m पे। एफ डैश जेड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। एफ डैश जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे। इसका मतलब क्या हुआ कि m एफ डैश जेड क्या है, यूनिक नहीं है। एफ डैश जेड की लिमिट यूनिक नहीं है, क्योंकि एफ डैश जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे, और m क्या है, चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश जेड की लिमिट यूनिक नहीं है, और अगर लिमिट यूनिक नहीं होती है तो हमें पता है वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ डैश जेड डिपेंड, एफ डैश जेड depend on m, that's why f dash z limit not unique, hence fz is not differentiable at origin। समझ आया स्टूडेंट्स? हमने चेक कर लिया, क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन ने उसने कहा था कि आपको यह शो करना है कि एफ जेड क्या है आपके पास, सीआर इक्वेशन को यानी कॉशी रीमान इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पे, लेकिन ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हमें पता है, हमने बताया था कि एनालिटिक के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, पहली सीआर इक्वेशन और दूसरी एनालिटिक दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने देखा सीआर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ये फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात आती है हमारे पास, देखिए तो यहां पे इसके आगे क्या लिखेंगे हम, इसके आगे क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन is satisfy the Cauchy-Riemann equation but not differentiable, hence given function fz equal to square root mod xy is not एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन कभी भी आपके पास क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये ऑब्जर्वेशन की कि अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा ही। हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी साथ में चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर रहा है तो कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन अगर सीआर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डिफरेंशिएबिलिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करते हैं, और एक क्वेश्चन भी हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन में नेसेसरी कंडीशन को और सफिशिएंट कंडीशन को हम चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।